संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के जरिए निवेश की दुनिया में एक और गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम चैप्टर 9 पर बात कर रहे हैं, जिसका सार है बिना मंजिल के सफर पर निकलना। और आज हम इसी से जुड़े एक बहुत ही आम लालच पर बात करेंगे। अच्छा। अक्सर लोग बातें करते हैं कि मैंने एक्स कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद लिए, अब तो पैसा ही पैसा होगा। हाँ, सुना है। बस ये जो कितने शेयर हैं वाली सोच है, इसी पर तक्सली की किताब का ये चैप्टर चोट करता है। बिल्कुल, यह है मिथ 75। दौलत बनाने के लिए फंड का बंटवारा नहीं, बल्कि शेयरों की गिनती मायने रखती है। यानी कि बस जो एसेट ट्रेंड में है उसी में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा दो, और जब अच्छा मुनाफा मिले तो बाहर निकल जाओ। और यहीं पर शायद सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल, ये सोच एक सट्टेबाजी जैसी है, जहां छोटी अवधि में फायदे की उम्मीद तो है, लेकिन लंबी अवधि की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सही बात है। किताब में एक पेचस्प बात कही गई है। वो कहते हैं कि पोर्टफोलियो के 90% से ज्यादा रिटर्न सही एसेट चुनने से नहीं, बल्कि सही एसेट एलोकेशन से आते हैं। अरे वाह, मतलब फंड के सही बंटवारे से? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा गलत चीज पर लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये मुश्किल लगता है। जब कोई एक स्टॉक या सेक्टर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो, तो ये कहना कि नहीं मैं तो अपने बंटवारे के नियम पर टिका रहूंगा, बहुत अनुशासन की बात है। लोग उस ट्रेंड का फायदा क्यों ना उठाएं? यही सवाल आता है मन में। क्योंकि सिर्फ एक ट्रेंड पर दांव लगाना वैसा ही है जैसे एक क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 बेस्ट बल्लेबाज चुन लिए जाएं। अच्छा उदाहरण है। शायद वो टीम 1-2 मैच में बहुत सारे रन बना ले, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको गेंदबाज चाहिए, फील्डर चाहिए, एक संतुलित टीम चाहिए। बिल्कुल, पोर्टफोलियो का भी यही नियम है। एसेट एलोकेशन वही संतुलन है जो बाजार के उतार चढ़ाव के तूफान में आपके पोर्टफोलियो को डूबने से बचाता है। तो फिर ये संतुलन बनाया कैसे जाए? मतलब सिर्फ अलग अलग जगह पैसा लगा देना ही तो काफी नहीं होगा? नहीं। क्या फायदा अगर हमने पैसा तो 4 जगह बांट दिया, पर बाजार गिरा तो चारों चीजें एक साथ ही डूब गईं? बहुत सही सवाल है, और यहीं पर एक कला आती है जिसे कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस, ये क्या है? इसका सरल मतलब है ऐसे एसेट्स को साथ लाना जो एक दूसरे के उलट चलते हों, जैसे सोना और इक्विटी। अच्छा। अक्सर जब शेयर बाजार में घबराहट होती है और वो गिरता है, तो लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीदते हैं। हाँ, जिससे उसकी कीमत बढ़ती है। सही पकड़ा। तो एक का नुकसान, दूसरे का फायदा। यही संतुलन आपके पोर्टफोलियो को बचाता है। समझ गया। और एक बार ये बंटवारा कर दिया तो क्या उसे वैसे ही छोड़ देना है सालों साल? नहीं, बिल्कुल नहीं। समय समय पर उसे रीबैलेंस करना, यानी फिर से संतुलित करना भी उतना ही जरूरी है। रीबैलेंस? हाँ, मान लीजिए आपने 50% इक्विटी और 50% गोल्ड में लगाया। एक साल बाद इक्विटी बढ़कर 60% हो गया और गोल्ड 40% रह गया। तो अब मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की हो गया। बिल्कुल। तो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आप कुछ इक्विटी बेचकर वापस सोना खरीद लें, ताकि 50-50 का संतुलन बना रहे। अच्छा, तो ये मुनाफा बुक करने और अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका है। यही। तो आज की चर्चा का सार यह है कि दौलत बनाने का असल खेल शेयरों की गिनती का नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो के सही संतुलन का है। हाँ, ये कम रोमांचक लग सकता है, पर लंबी दौड़ में ज्यादा असरदार है। सही बात। बिल्कुल। और ये संतुलन हर किसी के लिए अलग होता है, जो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना जोखिम ले सकते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम वाकई अपनी जोखिम लेने की क्षमता को बिना किसी पेशेवर आकलन के सही जानते हैं, या यह भी एक भ्रम है? हाँ। और यहीं पर एक बड़ा लेकिन आता है। हम सबको लगता है कि हमें अपनी जोखिम लेने की क्षमता पता है। मैं तो एग्रेसिव हूं या मैं तो कंजर्वेटिव हूं। हाँ, ये आम धारणा है। पर क्या ये सिर्फ एक एहसास है या हकीकत? तक्सली इसी को अगला मिथक कहते हैं। मेरी जोखिम लेने की क्षमता मुझे पता है, इस प्रोफाइलिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है। क्या ये सच है? इस पर बात करेंगे अगली बार। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।